हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य इंजीनियर। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हाइड्रोकार्बन के जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चन थे, जो बाकी रह गए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से लेक्चर के साथ में। देखो बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए या आपके क्लास 11 का जो कल पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए क्या, वरना आप क्या कर सकते हो, मेरे मोबाइल नंबर सेव कर लो 8302898893। ठीक है, इन नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको आपका नाम लिखना है, मैसेज करना है, जो भी आपकी क्लास है, वैसे तो 11th क्लास के बच्चे करेंगे तो आपकी क्लास, आपका नाम लिखना और आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप मेरे को अगर इस पर मैसेज करोगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपना प्यारा सा लेक्चर। एक दो बातें और देखो, अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तब भी आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपका डाउट डिस्कस कर सकते हो। मैं आपका डाउट बताने के लिए तैयार हूँ। नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हो मेरे को कि आपको किस टॉपिक पे डाउट है या किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। क्वेश्चन है, कारण बताइए एथाइन अम्लीय व्यवहार क्यों दर्शाता है और सेकंड में इंजन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी क्यों होता है। बात करते हैं एथाइन से। अगर मैं एथाइन की बात करूं तो देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 2 कार्बन को अपन एथ बोलते हैं, और आयन क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक क्या है इसके पास हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और साझा करता है, इस प्रकार कार्बन अपना स्ट्रक्चर पूरा करता है। तो ये अपने पास इथाइन है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी, अभी भी बता देता हूँ, एक छोटी सी परिभाषा, अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन या मैं बात करूं अम्लीय हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन क्या होते हैं। ठीक है, अम्लीय हाइड्रोजन की परिभाषा, अम्लीय हाइड्रोजन अपन किसे कहते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन की वैसे तो और भी डेफिनेशन है, पर अभी अपने काम की एक डेफिनेशन जो छोटी सी है वो ये है, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। बात करता हूं इस कार्बन की, इस कार्बन का संकरण बता सकते हो। देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2, तो इसका संकरण sp। ये भी कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसका भी संकरण sp। sp संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अम्लीय हाइड्रोजन। तो बताओ इथाइन में अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब अम्लीय हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आंसर जाएगा कि हाँ सर करेगा। तो एथाइन C2H2 इसका एक और नाम है, कॉमन नेम में इसको अपन एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो एथाइन अथवा एसिटिलीन दुर्बल अम्लीय होता है। देखो अम्लीय होता है, अभी अपने को दिमाग में रखना, अम्लीय होता है, पर कैसा अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु sp संकरित होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे कार्बन परमाणु sp संकरित होते हैं और sp संकरण में आप लोगों को पता है यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, एक s और एक p। अब आप लोगों को पता, अगर 100% को 2 ऑर्बिटल में बांटना हो तो एक को कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। s कैरेक्टर भी कितने हैं यहाँ पे 50 और p कैरेक्टर भी कितने 50, और s कैरेक्टर समानुपाती होता है विद्युत ऋणात्मकता के। अपन एक रिलेशन पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा हो फिर से सुन लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है। en बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है परसेंटेज s लक्षण के। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसमें परसेंटेज एस लक्षण भी ज्यादा, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता कम उसमें परसेंटेज एस लक्षण भी कम। जैसे जैसे परसेंटेज एस लक्षण बढ़ते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं sp, sp2 और sp3, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर sp में, उससे कम sp2 में, सबसे कम sp3 में। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है sp संकरित कार्बन की, उससे कम sp2 संकरित कार्बन की, और सबसे कम sp3 संकरित कार्बन की। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु sp संकरित होते हैं जिनमें 50% s गुणधर्म होता है। ठीक है, इस उच्च s गुणधर्म के कारण कार्बन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि sp संकरित कार्बन है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, आवर्त सारणी में अपने पढ़ा था। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, संयोजक आबंध में उच्च विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होता है क्या करता है, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के आकर्षित होने की इसी क्षमता को अपन विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो कार्बन पे आंशिक ऋणावेश, जब पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन पे ऋणावेश होता है, हाइड्रोजन पे धनावेश, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अर्थात कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलता है और H+ के फॉर्म में निकल रहा है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्लीय हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा। सिंपल सी भाषा में एक और परिभाषा अपन बोल देते हैं, sp संकरित कार्बन परमाणु से, क्या बोला मैंने, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसको अपन अम्लीय हाइड्रोजन नाम देंगे।
ठीक है, तो यही लिखा है जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन हाइड्रोजन बंध से कार्बन की ओर आ जाता है, जिससे प्रबल क्षारों की उपस्थिति में H+ आसानी से मुक्त हो जाता है। बात करते हैं, देखो अपने पास एक है इथाइन, एक है इथीन, एक है एथेन। एथेन, इथीन, इथाइन, इथेन, इथेन, इथाइन, ठीक है, एन, इन, आयन, ठीक है। बात करते हैं इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं? 2, क्योंकि sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन भी नहीं है। और बात करूं मैं यहाँ पे परसेंटेज गैस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य भी सबसे ज्यादा। यहाँ पे परसेंटेज गैस कैरेक्टर सबसे कम, विद्युत ऋणात्मकता भी कम और अम्लीय व्यवहार भी कम। तो इथाइन, इथीन और इथेन में सबसे ज्यादा अम्लीय कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है? अम्लीय सामर्थ्य होता है इथाइन का, उससे कम इथीन का, सबसे कम इथेन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह आपने को आयन देखने को मिल रहा है, वाई ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन देखने को मिल रहा है। पर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे अपने पास sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन है 2। यहाँ पे भी देखो sp संकरित कार्बन तो है, पर इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि इस sp संकरित कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या 1। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो sp संकरित कार्बन परमाणु तो है, पर sp संकरित कार्बन परमाणु से, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, sp संकरित कार्बन तो है, परंतु sp संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन भले ही 6 हो, देखो सुनना ध्यान से, एक बहुत बड़ी बात और गहरी बात बोल रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन भले ही 6 हो पर वो अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन भले ही 2 है, पर ये दोनों के दोनों क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, पर अम्लीय हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है? तो बहुत ही प्यारी सी परिभाषा, बहुत ही आसान परिभाषा, sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, देखो ये समझ आ गया होगा। देखो कोई भी बात समझ आती नीचे कमेंट करके जरूर बताना, सर बात समझ आ चुकी है, सर मजा आ रहा है। जो भी चीज आपके मन में वो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपका फीडबैक जो भी होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और उस पर काम करूंगा। अच्छा होगा तो खुशी मिलेगी, अगर कोई कमी रह रही है तो उस पर मैं और काम करके उसको इंप्रूव करूंगा, ठीक है। तो कॉमेंट करके आप बता सकते हो जो भी पार्ट आपको पसंद आ रहा है। कोई पार्ट पसंद नहीं आ रहा है तब भी बता सकते हो, कोई फीडबैक देना तब भी बता सकते हो, ठीक है। पर बताओ जरूर जो भी आपके मन में है। वैभव सर आपके मन की बात सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर भी ये बहुत ज्यादा स्थायी क्यों है? तो सिंपल सी बात, बेंजीन अपनी एरोमेटिकता, बेंजीन में एरोमेटिकता पाई जाती है और बोले तो चक्रीय अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से यहाँ पे स्थायित्व अपने को क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्थायित्व ज्यादा मतलब ऊर्जा यहाँ पे बहुत कम, ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझते देखो क्या है, बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी ये स्थायी है। कारण पहला अनुनाद प्रभाव, क्या है पहला? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद के कारण यहाँ पे अनुनादी ऊर्जा अपने को बहुत कम देखने को मिलती है। ऊर्जा बहुत कम तो स्थायित्व बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है, ऊर्जा यहाँ पे अपने को बहुत कम देखने को मिलती है अनुनाद प्रभाव के कारण। और अपन एक लाइन पढ़ी है, अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है, अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है। क्या बोला मैंने? अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है। सेकंड एक और पॉइंट देखो, पहला अनुनाद प्रभाव लिख सकते हो, दूसरा एरोमेटिकता। बेंजीन अपनी एरोमेटिकता को बरकरार रखने के लिए, बेंजीन अपनी एरोमेटिकता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अनुनाद वगैरह प्रदर्शित करता है। एरोमेटिकता में मैंने पढ़ा था, हगल के नियम का पालन करना चाहिए, चक्रीय अनुनाद उपस्थित होना चाहिए, समतलीयता होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, हगल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ठीक है। तो हगल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के पालन करने की वजह से एरोमेटिकता और एरोमेटिक यौगिक की वजह से, एरोमेटिक यौगिक सामान्यतः एल्कीन से ज्यादा स्थायी होते हैं। एरोमेटिक यौगिक सामान्यतः एल्कीन से ज्यादा स्थायी होते हैं। जनरली एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं एल्कीन से मोर स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिकता की वजह से और अनुनाद प्रभाव की वजह से बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी होता है। आगे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखो कॉल व विद्युत अपघटन अपन लोगों को पता है, यहाँ पे अपन ने ले ली 2 मोल सोडियम एसिटेट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 2 मोल सोडियम एसिटेट, ठीक है। 2 मोल सोडियम एसिटेट की वाटर से रिएक्शन करवा रहे, कॉल व विद्युत अपघटन इसका नाम है। विद्युत अपघटन बोले तो विद्युत धारा की उपस्थिति में अपन किसी लवण को ब्रेक करके वहां पे उत्पाद बना रहे हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति में अपन क्या कर रहे हैं? किसी लवण का अपघटन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को अपन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या कर रहे हैं? वहां पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लाइसिस कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं। तो 2 मोल सोडियम एसिटेट की 2 वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो एक अपने को मिल रहा है एथेन गैस, एक मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक मिल रहा है अपने को हाइड्रोजन और साथ में NaOH। अब यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है? तो हाइड्रोजन गैस मिलती है अपने को कैथोड पे।
हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है? कैथोड पे। आप लोगों ने एनोड और कैथोड के नाम जरूर सुने होंगे, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे। अब बात करते हैं एनोड पे कौन सी गैस मिलती है। एनोड पे एक तो मिलती है अपने को एथेन गैस और यहाँ पे 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस यानी ये चेक कर लेना, कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 और 1 2 और 2, देखो 1 और 1 ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 कार्बन, 1 2 और यहाँ पे 2 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं 2 और ये 2 ऑक्सीजन, एक में 2 तो 2 में 4 और 2 इधर से तो 6, 2 2 4 और 2 2 4 और अपने पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर और 2 2 2 ये 2 2 4 4 2 6, 2 2 4 और 4 2 6। यहाँ पे अपने को 2 NaOH लिख लेना है। कितने NaOH लिख लेने हैं? 2 NaOH। देखो सुनना, 2 NaOH क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितने 2, तो यहाँ पे अपने को 2 लगाना पड़ेगा, 2 Na, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो देखो 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 2 4, 1 में 2 तो 2 में 4, 4 2 6। इधर देखना 2 2 4 और यहाँ पे अपन जब 2 लगा देंगे तो 4 2 6 हो गए। आगे देखना कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, सोडियम काउंट करते हैं 2, तो यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, बस हो गया, सब बैलेंस हो गया फिर तो, है ना। हाइड्रोजन भी चेक कर लो, देखो हाइड्रोजन इधर कितने 2 2 4, इधर 3 2 2 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। यहाँ पे चेक करते हैं 3 और 3 6, 3 और 3 6, यहाँ पे कितने 2 और इसके आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे 3 3 6 7 8, यहाँ पे 2 लगाते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया यहाँ पे, यह अपन ने बना लिया यहाँ पे, क्या बनाया अपन ने? सोडियम एसिटेट की वाटर के प्रेजेंस में अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो अपने को एथेन गैस देखने को मिली, साथ में 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे 2 NaOH अपने को देखने को मिलेगा। नाम है इसका कॉल्बे विद्युत अपघटन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक प्रकार का वी कार्बोक्सिलीकरण है, ठीक है। CO2 का मुक्त होना, है ना। वी कार्बोक्सिलीकरण अपने पास 2 प्रकार का, सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण और कॉल्बे विद्युत अपघटन। अगला वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया अथवा सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलेशन। वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया अथवा सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलेशन, लास्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन डिस्कस किया था। सोडा लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO प्लस NaOH के मिश्रण को अपन सोडा लाइम कहते हैं। तो यहाँ पे बना लिया सोडियम एसिटेट, अनदर नेम सोडियम इथेनोएट, अनदर नेम सोडियम इथेनोएट। सोडियम क्योंकि नजर आ रहा है, एथ क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है 2 कार्बन है, एल्केन में अपन एन लगाते हैं और इसमें ओएट लगा देते हैं बिकॉज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम से, NaOH और CO इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे CH3 से बन जाएगा CH4, यहाँ पे CH3 से बन जाएगा रेस्पेक्टिव अपने पास हाइड्रोकार्बन, नाम है इसका मेथेन, ठीक है। और साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अपने को देखने को मिलेगा। तो वी कार्बोक्सिलीकरण अथवा सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण, यह अभिक्रिया भी अपने को आनी चाहिए। पहला अपन ने पढ़ा कॉल्बे विद्युत अपघटन, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण। आगे देखो थर्ड समाव्यवीकरण। समाव्यवीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। यहाँ पे अपने को समाव्यवीकरण कैसे देखने को मिलेगा? देखो इस रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे मैंने लिया N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है, क्योंकि देखो 4 और 2 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्बन तो दिख ही रहे और ये CH2 कितने 4 है, तो यहाँ पे अपने को नॉर्मल हेक्सेन देखने को मिल रहा है। उसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या HCl की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है? देखो इन तीनों को आप ऑब्जर्व करो। एक बार अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2 मेथिल पेंटेन और एक बार देखने को मिल रहा है 3 मेथिल पेंटेन। N हेक्सेन की बात करते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 और ये CH2 और CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अपना N हेक्सेन। अब बात करते हैं एक देखने को मिल रहा है 2 मेथिल पेंटेन, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 2 मेथिल पेंटेन। एक बार देखने को मिल रहा है अपने को 3 मेथिल पेंटेन, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। काउंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, तो C6। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो C6H14। इधर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, तो 6 कार्बन, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। नोट दो 11 11 और 2 अपने पास कितने होंगे 13 13 और 1 14, C6H14। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 2 अपने 13 13 और 14, C6H14। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं समान, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं समान,
किंतु संरचना में अंतर, किंतु संरचना में अंतर, यहाँ पे चेन कितने कार्बन एटम की है, 1 2 3 4 5 6। इसका अपने को अगर नेम लिखना हो तो हेक्स 6 कार्बन को, और एल्केन में लगा देते हैं एन। इसका नेम हेक्सेन, इसका नेम 2 मेथिल पेंटेन, इसका नेम 3 मेथिल पेंटेन। नाम अलग अलग, मतलब मॉलिक्यूल भी अलग अलग। केमिस्ट्री हमारी ऐसी है, केमिस्ट्री हमको कहती है अगर किसी कंपाउंड के नेम डिफरेंट है तो कंपाउंड भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, सेम है, बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस, इसलिए इनको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। और ये संरचनात्मक समावयवता में भी कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। तो यहाँ पे अपने को समावयवीकरण देखने को मिल रहा है। जब हम एन हेक्सेन की अभिक्रिया, जब हम एन हेक्सेन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 से करवाते हैं तो एक बार 2 मेथिल पेंटेन और एक बार 3 मेथिल पेंटेन देखने को मिल रहा है। अभिक्रिया का नाम है समावयवीकरण, क्योंकि आपस में समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे मेन मुख्य कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की, यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की, यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, ये दोनों आपस में कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे, तो आंसर जाएगा श्रृंखला समावयवता। ये दोनों भी आपस में कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे, आंसर जाएगा श्रृंखला समावयवता। पर अगर मैं बात करूं ये और ये आपस में कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे, तो देखो एक बार मैथिल ग्रुप 2 पे लगा और एक बार मैथिल ग्रुप 3 पे लगा है, तो स्थिति में क्या आ रहा है, अरे अपने पास प्रतिस्थापिक स्थिति में क्या आ गया, अंतर। तो ये आपस में, ये दोनों आपस में किसके एग्जाम्पल है, ये दोनों आपस में एग्जाम्पल है स्थिति समावयवता के। एक बार मैथिल ग्रुप नंबर 2 पे आ रहा है और एक बार मैथिल ग्रुप नंबर 3 पे आ रहा है। एक बार है 2 मैथिल पेंटेन, एक बार है 3 मैथिल पेंटेन। तो मैथिल ग्रुप की पोजीशन में अंतर है, प्रतिस्थापिक स्थिति में अंतर आ रहा है, इसलिए अपन इसको स्थिति समावयवता बोलेंगे। श्रृंखला की परिभाषा 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु श्रृंखला में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। इन दोनों की बात करते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर हो। प्रतिस्थापी की स्थिति में अंतर हो सकता है, क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर हो सकता है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में अंतर हो सकता है, आपस में स्थिति समावयवी कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु क्रियात्मक समूह में अंतर हो, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। ये सारी बातें अपन ने डिटेल में डिस्कस कर रखी है। अभी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। ये अपने पास है समावयवीकरण की इक्वेशन एन हेक्सेन की। जब अपन अभिक्रिया निर्जल AlCl3 या HCl से करवाते हैं तो एक बार 2 मेथिल पेंटेन और एक बार 3 मेथिल पेंटेन देखने को मिलता है। आगे मेथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, मेथेन अपना CH4 उसका क्लोरीनीकरण करवाना है तो Cl2 से अभिक्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNU सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अपन अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करना है, यहाँ पे अपने को मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। मेथेन का क्लोरीनीकरण मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संपन्न होता है। अपने को भी प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ये 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे, तो ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। नाम इसका क्लोरोमीथेन, क्या नेम है, क्लोरोमीथेन इसका नेम है। तो जब हमने मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अपने को क्लोरोमीथेन देखने को मिल रहा है और साथ में HCl रिलीज होता है। अब इस क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया अपन किससे करवा दे रहे हैं, वापस क्लोरीन से करवा दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, अभी भी 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन घटा के उसकी जगह फिर से क्लोरीन लगा दिया। एक क्लोरीन पहले था, एक और क्लोरीन लग गया तो बन गया CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। क्या नेम बन गया, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और साथ में क्या निकला, HCl। इस CH2Cl2 की फिर से अभिक्रिया करवा दी क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी भी देखो पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक को हटाया क्लोरीन लगाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। फिर 3 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, कितने रह गए, 2। अब अपन फिर से क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं इसका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्लोरीन लगा देंगे, CHCl3। नाम इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। और अपना IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम की अगर अपन बात करें या अगर अपन इसके एक और नेम की बात करें तो वो हो गया अपना ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। साथ में HCl निकला। अभी भी इसके पास क्या, एक हाइड्रोजन है। अभी भी मेरे प्यारे बच्चों इसके पास कितना हाइड्रोजन है, दिख रहा है सबको। अभी भी देखो प्यारे बच्चों इसके पास एक हाइड्रोजन है। फिर से अपन ने क्लोरीनीकरण करवा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे, बन गया CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोगों ने इसका 9th क्लास में, सबसे 9th क्लास में नाम इसका फॉर्मूला वगैरह आता है जब अपन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें अपन इस मॉलिक्यूल को देखते हैं वहां पे। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना सीखते तभी आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी इसका नेम है टेट्रा, दोनों ने इसी के नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने 4, इधर ट्राइक्लोरोमीथेन क्योंकि क्लोरीन कितने 3, डाइक्लोरोमीथेन बिकॉज क्लोरीन कितने 2, और मोनोक्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन है अपने पास 1, और 1 को वैसे लिखने की नीड होती नहीं है। तो ये अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, एक बार इसको देख लो, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। वो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस पहले से कर रखी है और आप लोगों को पता ही है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल में तब तो हर एक चीज अपन अच्छे से देखते ही हैं। अभी सिर्फ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन अगला। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यहाँ पे अपने को बताना है मैकेनिज्म। क्या बताना है अपने को यहाँ पे? मैकेनिज्म अपने को समझानी है, क्रियाविधियां। किसकी क्रियाविधि समझानी है? कॉल्वे वैद्युत अपघटन। कॉल्वे वैद्युत अपघटन मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों आप लोगों को बता देता हूं, कॉल्वे वैद्युत अपघटन अपन 12th क्लास में भी देखेंगे। इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने अभी ये समझ ली तो 12th में आपको और ज्यादा ईजी लगेगी। 12th में एज इट इज यही पढ़नी है अपने को, ठीक है। तो एक रिएक्शन है जो कि अपने को वहां पे देखने को मिलेगी। कॉल्वे वैद्युत अपघटन की बात करते हैं। अभी अभी अपन ने इसकी सिर्फ रिएक्शन डिस्कस की थी, अब अपन इसके मैकेनिज्म अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म। 2 मोल अपन ने ले लिए सोडियम एसिटेट, 2 मोल ले लिए वाटर, ठीक है। अब अपन लोगों को पता है, देखो यहाँ पे एक्वस, एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंस में अपन को लेना है सोडियम एसिटेट जो है, जो अपने पास सोडियम एसिटेट लवण है उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो क्या बन गया? सोडियम एसिटेट का जलीय विलयन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट 2 मोल सोडियम एसिटेट, 2 मोल सी वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस बोले तो वैद्युत अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपघटन कर रहे हैं और कोई ना कोई चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? एथेन गैस ऑब्टेन कर रहे हैं। कितने मोल? 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड किस कितने मोल? 2 मोल। हाइड्रोजन किस कितने मोल? 1 मोल। और अपने पास 2 मोल NaOH। अभी अपन ने देखा भी था जब अपन मैकेनिज्म वो रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था यहाँ पे NaOH कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग में 2 NaOH अपने को देखने को मिलेगा। अब चेक करते हैं वापस से बैलेंसिंग। देखो एक सोडियम एसिटेट में कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 मोल में कितने हो गए? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन है क्या? हाँ, ये 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है, 2 2 4 कार्बन। बहुत बढ़िया। आगे काउंट करते हैं हाइड्रोजन को। 3 × 2। देखो एक सोडियम एसिटेट में 3 हाइड्रोजन, तो 2 मोल सोडियम एसिटेट में 3 × 2 6 हाइड्रोजन। 6 इधर और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 10। इधर चेक करते हैं 3 और 3 6, 2 इधर 7 8 और 2 इधर। एक NaOH में 1 हाइड्रोजन, 2 NaOH में 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 और 3 3 6 6 4 10। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर कितने ऑक्सीजन? 2। अरे एक सोडियम एसिटेट में 2, तो 2 में कितने हो गए? 4। एक सोडियम एसिटेट में 2 ऑक्सीजन, तो 2 सोडियम एसिटेट में 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन इधर, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 2 जा 4 और 2 6, 2 2 जा 4 और 2 6। एक NaOH में 1 ऑक्सीजन, तो 2 NaOH में 2 ऑक्सीजन, तो 2 इधर से और 2 दूनी 4 इधर से, 4 2 कितने हो गए? 6। आगे बात करते हैं सोडियम 2, इधर सोडियम 2 नजर आ ही रहे हैं और बाकी सारी चीजें अपने चेक कर ही ली। तो 2 मोल सोडियम एसिटेट, ठीक है, 2 वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इथेन गैस, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस एंड 2 मोल्स NaOH। 1 मोल इथेन, 1 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल NaOH। यहाँ पे क्या है? देखो सुनना, अभी बता देता हूँ। एथेन गैस मिलेगी अपने को एनोड पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलेगी एनोड पे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे, और इसका कुछ नहीं हुआ, वो NaOH अपने को लास्ट में ऑब्टेन होता है। NaOH अपने को लास्ट में ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब अपन करवा रहे हैं यहाँ पे सोडियम एसिटेट का वैद्युत अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से इस मैकेनिज्म को अपन समझने वाले हैं। सुनना ध्यान से। अपन ले रहे हैं 2 मोल सोडियम एसिटेट का, अपन करवाने वाले हैं यहाँ पे 2 मोल सोडियम एसिटेट या सोडियम एसिटेट का वैद्युत अपघटन, ठीक है। अब वैद्युत अपघटन में होता क्या? देखो सुनना, एक लेते हैं अपन यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये भी क्या ले लिया? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा एनोड की तरह, ये वाला प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा कैथोड की तरह। अपना यहाँ पे देखो कैथोड कैसा है? नेगेटिव, और यहाँ पे एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो अपने को दिमाग में रखना है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, क्या बोला मैंने? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। एक बात जो कि हमेशा आपको सही मतलब हमेशा देखने को मिलेगी, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एनोड पे हमेशा कौन सी घटना होती है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा अपचयन रिडक्शन होता है। कैथोड पे अपचयन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है आपके। अब यहां पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। आप लोगों को पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है वापस से, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बड़े डंडे से करंट निकलती है, छोटे डंडे की तरफ जाती है, बड़ा डंडा और ये छोटा डंडा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक और बात जो आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। करंट ऐसे जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्लॉकवाइज और करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। अरे रेड कलर का एरो किसको है? ये ब्लैक कलर का एरो किसको बता रहा है? ब्लैक कलर का एरो बता रहा है करंट को, रेड कलर का एरो बता रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट जा रही है मेरी एंटी क्लॉकवाइज।
आगे बात करते हैं, तो सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट को अपन ने आयंस में ब्रेक किया। सोडियम एसीटेट को, अब आप लोगों को भी पता है कि ये जो अपना सोडियम एसीटेट है, सुनना ध्यान से, ये जो अपना सोडियम एसीटेट है, एक बार इसकी फोटो अच्छे से देख लेना, ये जो अपना सोडियम एसीटेट है, सब लोगों को पता है सोडियम एसीटेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो CH3COONA है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, CH3COO माइनस एनायन में, एंड Na प्लस सोडियम कैटायन में, धनायन, और ये अपना ऋणायन, ठीक है, ये धनायन और ये अपना ऋणायन, इसमें ब्रेक होगा। वाटर की बात करते हैं, वाटर में कितने कंपोनेंट, वाटर में होते हैं 2 कंपोनेंट, H प्लस और OH माइनस। तो मेरे को बता दो जल्दी से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, एक तो सोडियम कैटायन, एक H प्लस प्रोटोन, एक अपना एसीटेट आयन, एक अपना हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस, CH3CO माइनस, Na प्लस और H प्लस, 2 ही धनायन और 2 ही ऋणायन, 2 धनायन 2 ऋणायन, ठीक है, 2 धनायन और 2 ऋणायन अपने को देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से एक बात अपन देखो, सिंपल सी साइन समझो इसके पीछे की, ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है अपना, तो यहाँ पे कौन जाएंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अरे विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है सामान्यतः। अब आजकल तो कुछ भी हो जाता है, पर मैं जनरल बात करता हूँ कि विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएगा, एक जाएगा अपना एसीटेट। देखो पॉजिटिव के पास एक तो जाएगा एसीटेट और एक OH माइनस, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को अपन, क्योंकि इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने कहा इन दोनों को कि एसीटेट आयन, इसने कहा हाँ सर, फिर मैंने कहा हाइड्रोक्साइड आयन कि हाँ सर, मैंने कहा तुम दोनों कहाँ जाना पसंद करोगे, तो इन दोनों ने बोला कि सर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि हमारा एनोड है वहां पे जाना पसंद करेंगे। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया कि एनोड पे पता है कौन सी घटना होती है, तो इन्होंने कहा हाँ सर हम जानते हैं अच्छे से। मैंने कहा कौन सी, तो बोले ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनको पता था एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो ये दोनों अपना ऑक्सीडेशन करवाने जाने वाले थे। पर मैंने एक और कंडीशन रख दी कि तुम दोनों में से जो पहले पहुंचेगा, क्या बोला मैंने, तुम दोनों में से पहले जो पहुंचेगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों ने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, रवाना करो हमको, देखेंगे कौन जल्दी जाता है, जो जल्दी जाएगा उसको ऑक्सीडेशन होगा, हमको आपकी शर्त मंजूर है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को एक बात जो दिमाग में रखनी है, आगे जाके मैं इसका प्रूफ दूंगा इसी यूट्यूब चैनल साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे, और आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों में से पहले कौन जाता है और क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए सिर्फ मैं ये बता रहा हूं इन दोनों में से कौन पहले पहुंचा, ठीक है, ये बात तो पता है दोनों रवाना हुए थे, पर पहले कौन पहुंचा, तो देखो CH3CO माइनस का ऑक्सीकरण OH माइनस की तुलना में तेजी से होता है। यहाँ पे अभी अपन एक लाइन लिखी है कि एसीटेट आयन का ऑक्सीकरण OH माइनस की तुलना में तेजी से होता है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, मेरे एनोड पे पहले कौन पहुंचा होगा, एनोड पे पहले पहुंचा होगा एसीटेट। तो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है एनोड पे कौन जा रहा है, एसीटेट जा रहा है, तो उसका क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब पीछे कौन रह गया, OH माइनस पीछे ही रह गया, ठीक है। देखो एक बात सुनना और सुनना, ये पीछे रह गया इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक अटेम्प्ट में आप कुछ नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ आपको सेकंड चांस जरूर देगी, उस सेकंड चांस में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है ना। इनसे कुछ सीखो, एसीटेट और हाइड्रोक्साइड आयन से। तो एसीटेट आयन भले ही पहले पहुंच गया, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। पीछे कौन रह गया, OH माइनस, ठीक है, वो यहीं पे था, क्योंकि वो वहां तो पहुंच नहीं सका, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। इधर बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि अपना क्या कैथोड, वहां पे अपचयन हो रहा है। तो मैंने कहा H प्लस और Na प्लस को, H प्लस और Na प्लस को, मैंने कहा H प्लस और Na प्लस आप लोगों को कहाँ जाना है, तो बोले हाँ सर कैथोड पे जाना है। मैंने कहा कैथोड क्यों जाना है, कि सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो वहीं जाएंगे, आकर्षित हो रहे हैं हम एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हमारे ऊपर अपोजिट चार्ज है। उनका ठीक है, जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सुनना ध्यान से, H प्लस और Na प्लस दोनों को मैंने कहा कि 1 2 3 रेस स्टार्ट, भागो। तो इनमें से पहले कौन पहुंचा, तो H प्लस और Na प्लस में से H प्लस पहले पहुंचा। अब देखो बताने में बता सकता हूं आप लोगों को, देखो 2 बारी नाम है, अभी बारी लगेंगे ना, वैसे बारी है नहीं, इजी नाम है। एक है SRP, एक है SOP। अब SRP SOP का सुन लो, बस नाम दिमाग में रख लो। SRP बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP बोले तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। SRP समानुपाती होता है रिडक्शन के, मतलब अपचयन के, और SOP समानुपाती होता है समानुपाती होता है ऑक्सीडेशन के, मतलब ऑक्सीकरण के, ठीक है। जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन भी ज्यादा, जिसका SOP ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन भी ज्यादा। क्या बोला मैंने, SRP समानुपाती रिडक्शन के, SOP समानुपाती ऑक्सीडेशन के। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो SRP की वैल्यू होती है ये H प्लस की ज्यादा होती है, किससे, सोडियम प्लस से। सोडियम प्लस का SRP बता देता हूँ नेगेटिव में होता है और H प्लस का SRP 0 होता है, और IUPAC के अकॉर्डिंग अपन ने इसका SRP 0 मान लिया है,
ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसका SRP 0 मान लिया है। और सोडियम का जो है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव और जीरो में आप लोगों को पता है कौन बड़ी वैल्यू होती है, 0 होती है। तो H प्लस का SRP ज्यादा है तो इसका अपचयन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जल्दी होगा, ठीक है। तो H प्लस और Na प्लस में से कैथोड पे कौन पहुंचता है, कैथोड पे पहुंचता है H प्लस, और वो कहता है कर दो मेरा अपचयन। और H प्लस के अपचयन से अपन लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस अपने को देखने को मिलती है। तो H प्लस का अपचयन सोडियम प्लस की तुलना में तेजी से होता है। तो यहाँ पे अपन आंसर देंगे, कोई पूछ ही ले मान लो तुमको कि बताओ किसके बेसिस पे कह रहे हो, ये तो यहाँ पे अपन जज करेंगे इनको SRP के बेसिस पे, और इधर अपन देखने वाले हैं SOP के बेसिस पे। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वहाँ पे अपन डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। अभी के लिए देख लो, इधर गया एनोड पे गया एसीटेट और कैथोड हो गया अपना H प्लस, ठीक है। H प्लस का क्या होगा यहाँ पे अपचयन, इधर एसीटेट का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। पीछे कौन रह गए, Na प्लस और OH माइनस पीछे ही रह गए, Na प्लस और OH माइनस पीछे ही रह गए। एक अटैम्प इनका फेल हो चुका था। मैंने कहा ना जिंदगी दोबारा मौका जरूर देखती है ना, ठीक है। जिंदगी मौके बार बार देती है, ठीक है, पर अपने को जो पहला मौका हो ना उसी में मेहनत कर लेनी चाहिए, है ना। जब भी अपने को मौका मिले तो उस मौके से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करो, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब सेकंड जो चांस मिला था इनको Na प्लस और OH माइनस ने मिलकर क्या बना लिया, NaOH बना लिया। Na प्लस और OH माइनस ने मिलकर क्या बना लिया, NaOH बना लिया। इसलिए अपने को यहाँ पे सुनना, देखो इसलिए अपने को यहाँ पे NaOH एक्वस देखने को मिल रहा था। सोडियम प्लस और OH माइनस क्योंकि कैथोड और एनोड पे नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने NaOH बना लिया था। तो यहाँ पे देखो सोडियम एसीटेट में कितना है, एसीटेट और Na प्लस, CH3CO माइनस Na प्लस, H2 में कितने H प्लस और OH माइनस। कैथोड पे मैंने कहा कौन सी घटना होगी, कैथोड पे हमेशा ही अपचयन होगा। कौन गया था कैथोड पे, H प्लस गया था, H प्लस। अब देखो यहाँ से एक चीज नोटिस करो, कितने वाटर थे अपन ने, कितने मोल्स वाटर लिए थे, यहाँ पे 2 मोल्स वाटर लिए थे। रिएक्शन में देखो कितने मोल्स वाटर लिए, 2 मोल्स वाटर, इधर 2 मोल ही सोडियम एसीटेट लिए। तो एक वाटर के अंदर मैं बात करूं एक H प्लस होता है, तो 2 वाटर में 2 H प्लस। ये 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेते थे, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस हाइड्रोजन का, सुनना ध्यान से, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, ठीक है। H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को अपन अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन। अरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ऑक्सीकरण अंक में कमी, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये सारी किसकी बातें, अपचयन की बातें। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं, ऑक्सीजन निकाले जाते हैं। ऑक्सीकरण अंक में कमी और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। और इसके विपरीत ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, ऑक्सीजन अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, ठीक है। सारी बातें अपने को दिमाग में रखनी है। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2H 2 है, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो ये +2 2 इलेक्ट्रॉन के -2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, चार्ज दोनों तरफ 0 0, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीकरण, एनोड पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने पास है सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से, उसकी कहानी समझ रहे हैं अपन। ये अपने अभी देखो एक ही एसीटेट को देखो, CH3CO माइनस को, ठीक है। अब इसे एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो 2 4 6 और 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके बाइथम कोश में 1 2 3 4 5 6 7 होने कितने चाहिए थे, 6 है, कितने 7, एक ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से होता क्या, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन। अभी इसको एक को ही देखना है, देखो लिख देता हूं इधर ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे नेगेटिव था। क्या करा मैंने, CH3 COO 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो 2 लोन पेयर तो अभी भी है, थोड़ा बढ़िया से बना देता हूँ। 2 लोन पेयर तो अभी भी है, एक यहाँ पे अपने को मुक्त मूलक, एक अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, अपने अंदर से निकाल दिया, ठीक है। पहले यहाँ पे कितने थे, 2, अभी यहाँ पे कितने, एक ही है। एक एसीटेट ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 2 एसीटेट कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 एसीटेट निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक एसीटेट एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 एसीटेट क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सुनना ध्यान से, यही 2 इलेक्ट्रॉन ये H प्लस लेके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले अपने को। अब आगे की कहानी सुनना,
ये जो CH3COO माइनस है, CH3COO माइनस नहीं, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को पता है एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। तो यहाँ से अपने को CO2 गैस देखने को मिलती है। अरे यहाँ से अपने को कौन सी गैस देखने को मिलती है, CO2 गैस देखने को मिलती है। और क्योंकि ये कितने थे, 2 थे, तो यहाँ से 2 CO2 गैस देखने को मिलेगी और CH3 के ऊपर मुक्त मूलक, ये मैथिल मुक्त मूलक बन गया। कितने मोल, 2 मोल। ये 2 CH3 मिलके क्या बना लेते हैं, ये 2 CH3 मिलके क्या बना लेते हैं, एथेन बना लेते हैं। तो मैंने यही तो बोला था, एथेन गैस कहाँ देखने को मिलेगी, एनोड पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ देखने को मिलेगी, एनोड पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और पीछे Na+ और OH- ने मिलकर क्या बना लिया, NaOH बना लिया। ठीक है, Na+ और OH- ने मिलकर क्या बना लिया, NaOH बना लिया। तो यहाँ पे अपने को एथेन गैस देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल रही है। एक और मेरा सवाल जो आप लोगों को बताना है, 2 सवाल है यहाँ पे, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। पहली चीज, CO2 गैस में कार्बन का संकरण, सुनना, CO2 गैस में कार्बन का संकरण जल्दी से कमेंट करके बताओ। दूसरा, इसकी ज्यामिति, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। तीसरा सवाल, CO2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के नंबर कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। पहला, CO2 में कार्बन का संकरण। दूसरा, CO2 की संरचना कैसी है यहाँ पे, ठीक है, CO2 की संरचना कैसी है वो बतानी है। तीसरा, यहाँ पे टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड आप लोगों को बताने हैं। जल्दी से कमेंट में बता दो, CO2 के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। आगे, मैथेन क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, सेकंड अपन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, मैथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, मैथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा, इन 3 पदों में यह अभिक्रिया मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि, ठीक है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होती है। और 3 पदों में, पहला प्रारंभन, जिसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन, पहला अभिक्रिया स्टार्ट होती है प्रारंभन। दूसरा संचरण, प्रोपगेशन, रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। एंड थर्ड, समापन, टर्मिनेशन के द्वारा संपन्न होती है। इनिशिएशन मतलब प्रारंभन, प्रोपगेशन संचरण, तीसरा टर्मिनेशन मतलब समापन। तो ये 3 मैकेनिज्म, 3 स्टेप है इसमें। तो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं क्रियाविधि का प्रारंभन, इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होता है, क्लोरीन आपस में सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, HNO इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप लोगों को पता है कि HNO की प्रेजेंस में कौन सा क्लीवेज होता है, समांश बंध विदलन, है ना, समांश बंध विखंडन या विदलन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट के 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए। ठीक है, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हो गया, तो इसको अपन प्रारंभन बोलेंगे। रिएक्शन स्टार्ट होती है Cl2 मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से वाया समांश बंध विखंडन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकंड, संचरण, प्रोपगेशन। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये CH4 से अभिक्रिया करता है। CH4 से अभिक्रिया करके क्या करता है ये, अब देखो CH4 जो है ना वो ब्रेक होता है, CH3 मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक, ये H मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ मिलकर क्या बना लेता है, Cl बना लेता है। खुद सोचो ना, ये जो CH4 है, ये जो CH4 है, CH3 और ये CH4, यहाँ पे एक तो कार्बन पे मुक्त मूलक और एक हाइड्रोजन पे मुक्त मूलक, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे मुक्त मूलक और हाइड्रोजन पे मुक्त मूलक, तो ये CH3 मुक्त मूलक बन गया और ये हाइड्रोजन का मुक्त मूलक इस क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ मिलकर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, अगले स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो CH3 मुक्त मूलक है, ये वापस से क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अब ये क्लोरीन CH3 मुक्त मूलक इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। यहाँ पे फिर से कौन सा क्लीवेज, होमोलाइटिक, है ना, समाज बंध विखंडन होगा, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएंगे। एक क्लोरीन मुक्त मूलक इस CH3 मुक्त मूलक के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3Cl बना लेगा और एक क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से क्या होगा, फ्री हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये जो CH3Cl है, इससे क्लोरीन मुक्त मूलक इस CH3Cl से क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रिया कर रहा है। क्या करेगा, वापस से हाइड्रोजन वाला अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ना है यहाँ से, समाज बंध विखंडन, तो बनेगा CH2Cl मुक्त मूलक और एक वापस से HCl बन गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक निकला वो क्लोरीन मुक्त मूलक से क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। आगे जो CH2Cl मुक्त मूलक है, CH2Cl वाला जो मुक्त मूलक है, ये फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, ये एक अब देखो क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटेगा, अरे ये 2 क्लोरीन जो है आपस में इनका समाज बंध विखंडन होगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक है, दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक, ये क्लोरीन मुक्त मूलक इस CH2Cl वाले मुक्त मूलक के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CH2Cl2, यहाँ से क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से क्या हो गया, फ्री हो गया। लास्ट स्टेप में होता है समापन, लास्ट स्टेप में होता है समापन, जिसको कि अपन बोलते हैं टर्मिनेशन। 2 क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर Cl2 अणु बना लेते हैं, 2 CH3 मुक्त मूलक मिलकर क्या बना लेते हैं, एथेन बना लेते हैं, और एक CH3 मुक्त मूलक और एक क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर CH3Cl बना लेते हैं और यहाँ पे अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। तो 3 पदों में अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहले प्रारंभन, फिर संचरण और तीसरा समापन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन किससे स्टार्ट होगा, इनिशिएशन स्टार्ट होगा क्लोरीन के
ब्रेकडाउन से, समाज बंध विखंडन से। फिर ये क्लोरीन मुक्त मूलक CH4 से रिएक्ट करके बनाता है CH3 मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक क्लोरीन से क्रिया करके CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन बना लेता है। फिर यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है। और लास्ट में टर्मिनेशन में क्या होता है, जो भी फ्री रेडिकल बने, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन बना लेते हैं, 2 CH3 मुक्त मूलक मिलकर एथेन बना लेते हैं, एक CH3 और एक क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है। पॉसिबिलिटी भी तो देखो, 2 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, 2 CH3 जुड़ सकते हैं, एक CH3 और एक Cl जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यह अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। आगे सुनो, एल्कीन बनाने की कितनी 3 अभिक्रियाएं लिखी है। एल्कीन बनाने की 3 अभिक्रिया, एल्कीन बनाने की 3 अभिक्रिया में पहला अपन करवा रहे हैं एल्कोहल के अम्लीय निर्जलन से। अम्लीय निर्जलन या अम्लीय निर्जलीकरण। अम्लीय निर्जलीकरण का मतलब अम्ल की उपस्थिति में अपने को क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। कैसे जल निकालेंगे, तो देखो ये CH3 CH2 अपने पास एथेनॉल है, अरे ये अपने पास एथेनॉल ही तो है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH को अपन क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे। ये क्या है अपने पास, एथेनॉल है। इसको लिखने का तरीका है, थोड़ा ओपन करके लिख दिया, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर करके लिख दिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2OH। तो देखो एल्कोहल से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला कार्बन बीटा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, कार्बन अल्फा के बाद वाला बीटा। यहाँ पे यूनिक चीज अपने को एल्कोहल नजर आ रही है ना, तो एल्कोहल से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा। सांद्र एस्टरोफोर बहुत बढ़िया निर्जलीकारक होता है, ध्यान रखना। कोई बोले ना सांद्र एस्टरोफोर का कोई कार्य बताइए, तो निर्जलीकारक मतलब ये वाटर का रिमूवल करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ से क्या करना है, HOH को निकाल देना है। HOH मतलब वाटर निकला। अब तुम लोग को पता 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड। अल्फा और बीटा के बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। CH2 CH2 बोले तो इथीन, CH2 CH2 तो बोले तो इथीन। यहाँ से वाटर HOH निकलेगा, वाटर निकला और यहाँ पे इथीन बन गई। आगे एल्काइन बनाने की 3 अभिक्रिया। दूसरा एल्काइनों से, दूसरा अपन किससे बना रहे हैं, एल्काइनों से। यहाँ पे अपने एल्काइन ले ली, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR', R और R' बता रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम विद कार्बन, PD विद कार्बन। इसको अपन बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। कोई बोले ना लिंडार कैटलिस्ट क्या है, लिंडार कैटलिस्ट क्या है, तो पैलेडियम विद कार्बन से अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं। और जब अपन यहाँ पे देखो ये जो अपन ने एल्काइन ली है, इसकी अभिक्रिया जब पैलेडियम विद कार्बन से करवाते हैं तो अपने को सिस एल्कीन देखने को मिलती है। तो लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्या बोला मैंने, लिंडार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपने को यहाँ पे सिस एल्कीन देखने को मिलती है। सिस बोले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, अरे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ये ऑपोजिट साइड होते तो ट्रांस होता, अभी दोनों क्या सेम साइड है। देखो इधर दोनों हाइड्रोजन का है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसी हो गई, ट्रांस। इधर दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम डायरेक्शन में। मैंने कहा ना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। ऑपोजिट साइड देखो ट्रांस किससे बनती है, ट्रांस बनती है सोडियम विद द्रव अमोनिया। सोडियम अपन ने, सोडियम के साथ अगर अपन ने लिक्विड अमोनिया ले ली तो अपने को ट्रांस एल्कीन, जिसको कि अपन विपक्ष एल्कीन बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। और अगर अपन ने पैलेडियम विद कार्बन ले लिया, पैलेडियम विद कार्बन लिनलार अभिकर्मक ले लिया है ना, लिनलार अभिकर्मक अपन ने ले लिया, यहाँ पे लिनलार कैटलिस्ट अगर अपन ने ले लिया तो अपने को सिस एल्कीन देखने को मिलती है। और सोडियम विद द्रव अमोनिया ले लिया तो अपने को यहाँ पे ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है। तो ट्रांस एल्किल बनाना है सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सिस एल्कीन बनाना है तो लिनलार अभिकर्मक अपने को काम में लेना है, ठीक है, लिनलार अभिकर्मक काम में लेना है। सोडियम विद द्रव अमोनिया एल्काइन देखने को मिल रहा है। अपने को क्या बनाना था, क्वेश्चन था एल्कीन बनाने की 3 अभिक्रिया लिखिए। पहला एल्कोहल की अम्लीय निर्जलन से, एल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो, अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकारक, अम्लीय निर्जलीकारक ले लिया अपने काम में। एल्काइनों से भी क्या बना दिया अपन ने, एल्कीन। एल्काइनों से अपन सिस एल्कीन भी बना सकते हैं, ट्रांस एल्कीन भी बना सकते हैं। सिस एल्कीन बनाते हैं पैलेडियम विद कार्बन, ट्रांस एल्कीन बनाते हैं सोडियम विद द्रव अमोनिया। अगला विसिनल डाइहैलाइड से, अगला सुनना विसिनल डाइहैलाइड से, सुनते जाना। अगला है विसिनल डाइहैलाइड। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बता देता हूँ आप लोगों को। अगर 2 कार्बन पे, सुनना ध्यान से, अगर 2 कार्बन पे हेलोजन लगे, पास के जो 2 कार्बन है ना एडजेसेंट, 2 पास के कार्बन पे हेलोजन लगे तो उसको अपन बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर अपन ने, सुनना ध्यान से, अगर अपन ने 2 पास के कार्बन ले लिए है ना और उस पे हेलोजन लगे तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। बता देता हूं एक बार, सुनना ध्यान से। ये अपन ने लिए 2 कार्बन, ये अपन ने लिए 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन पे मैंने हेलोजन जोड़ दिया, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और अगर मैंने एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जोड़ दिए तो इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। ध्यान से सुनना, ये 2 कार्बन, ठीक है, इसमें एक ही कार्बन पे मैंने दोनों हेलोजन जोड़ दिए तो इसको क्या बोलूंगा मैं, जेम डाइहैलाइड। और अगर पास के कार्बन पे मैंने हेलोजन जोड़ दिए, 2 हेलोजन डिफरेंट कार्बन पर, दोनों कार्बन पास है तो इसको अपन बोल देंगे विसिनल। ये विसिनल डाइहैलाइड,
ये जेम डाइहाइलाइड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर देख लेना, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको देखते हैं, 1 बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं जेम डाइहाइलाइड। पास के कार्बन पे हाइड्रोजन, ठीक है, डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। तो विसिनल डाइहाइलाइड इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निग्ध डाइहाइलाइडों से। तो विसिनल डाइहाइलाइड इजी नेम है। तो विसिनल डाइहाइलाइड से अपन क्या बना सकते हैं, विसिनल डाइहाइलाइड से भी अपन एल्किल बना सकते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, जिंक से करवा दो। यहाँ पे अपने को वी हेलोजनीकरण है ना, डी हेलोजनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हेलोजन का रिमूव होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, 1 पाई बॉन्ड बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो 1 पाई बॉन्ड बनेगा। जिंक क्या करता है, दोनों Br को ले गया तो क्या बना लिया इसने, ZnBr2। यहाँ पे भी क्या देखो, यहाँ पे भी अपन इसकी अभिक्रिया किससे करवा देंगे, जिंक से करवा देंगे। तो जिंक 2 Br को ले जाके क्या बना देगा, ZnBr2। तो ZnBr2 तो बन ही रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, 1 पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, मतलब एल्कीन बन गई। अब यहाँ पे देखो, ये 2 Br, ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने को प्रोपीन और यहाँ पे अपने को इथीन देखने को मिल रही है। ये अपनी इथीन, ये अपनी इथीन और ये अपनी ये अपनी इथीन और ये अपनी प्रोपीन, ठीक है। तो अपन ने इथीन और प्रोपीन बना दिया, मतलब अपने एल्कीन बना दी। ये भी एक एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है, 2 कार्बन वाली एल्कीन, ये अपने पास 3 कार्बन वाली एल्कीन, ठीक है। ये अपनी प्रोपीन, ये अपनी इथीन। तो अगर अपन क्या कर सकते हैं, विसिनल डाइहाइलाइड, विसिनल बोले तो 2 एडजेसेंट कार्बन के पास क्लोरीन, तो विसिनल डाइहाइलाइड से भी अपन क्या बना सकते हैं, एल्किल बना सकते हैं। अभिक्रिया किससे करवा दो, जिंक से करवा दो। तो जिंक क्या करता है, Br2 से अभिक्रिया करवाता है, ZnBr2 बना लेता है। यहाँ पे अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं। और भी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ।